आपको बांग्लादेश में क्या होता दिखता है? पुरानी प्राइम मिनिस्टर जो है उनके लिए डेथ सेंटेंस हो गया है। क्या इंडिया को एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए? पाकिस्तानीज ओनली लर्न फ्रॉम पब्लिक ह्यूमिलिएशन। आप ये ऐसा क्यों कहते हैं? इन्होंने आप पे ब्लास्ट कर दिया तब भी इनका विक्ट्री है। आपने इनकी तहस नहस कर दी, शहीद हुए और इसलिए विक्ट्री है। तासिम मुनीर एक भ्रष्ट, ढोंगी, सेल्फ सेंट्रिक अपॉर्चुनिस्ट है। न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप तुम्हारी नहीं चलेगी, ये कहने के पीछे क्या रीजन था? विच इज अ गैम्बल। हाँ वही तो। पर वो करना ही पड़ता है। डू यू थिंक ईगो इज किलिंग इंडियाज मिलिट्री इफेक्टिवनेस? यस। आप कैसा एयरफोर्स है जिसमें 10-15 किस्म के प्लेन है बॉस? इंडिया के सबसे बड़े चिंक्स इन द आर्मर क्या है आपके हिसाब से? हमारा लॉजिस्टिक्स इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, हमारा नेटवर्किंग बहुत प्रॉब्लमैटिक है। चाइना के लिए कैसे? यू ऑब्वियसली कैन नॉट डील विद देम लाइक यू डील विद पाकिस्तान। यू कांट, दे आर मच मोर पावरफुल देन यू। अभिजीत जी, वेलकम टू पार्ट 2। थैंक यू। One of many other parts, but let me start straight away. Bangladesh, close to home. शेख मैं हसीना। तो खुद बांग्लादेशी हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी दादी तो बांग्लादेश से आई है। जी, from बांग्लादेश। ओह, She's आप from the ढाका University भी of बहुत बार Dhaka. गए हैं, मैंने सुना है आप हाँ, मैं तो ढाका जाते रहता हूँ। जाते रहते हैं। देखिए, ढाका का खाना जो है कलकत्ता से कई, कलकत्ता जो बिरयानी फिरयानी है ना, वो जब ढाका का बिरयानी जो चबा चबा के थूका जाता है ना, वो कलकत्ता का बिरयानी होता है। कलकत्ता का खाना बकवास है। असली बंगाली खाना हो तो ढाका में जाके खाइए। उधर हर चीज़ बेहतर है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ वेरी नाइस सिटी, इट्स नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी और एनीथिंग लाइक दैट। मैं उधर खाना खाने जाता हूँ, खाना खाने के लिए जाता हूँ और चावल वापस ले आने के लिए जाता हूँ, बस। वहाँ से एक उनकी पुरानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी वापस आ गई हैं, हमारे पास हैं। शी इज आवर गेस्ट। यस, शी इज़। तो शी इज़ आवर ऑनर्ड गेस्ट। ऑनर्ड गेस्ट। तो उनके लिए डेथ सेंटेंस हो गया है। तो क्या इंडिया को एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए कि नहीं कुछ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। और हम करेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये कैंगरू कोर्ट है। देखिए, जब एक एक्स्ट्रेडिशन का एक रूल होता है कि आपके पास एक्स्ट्रेडिशन पैक्ट भी अगर होगा ना, 2 टेस्ट आपको फुलफिल करने पड़ते हैं बिफोर एक्स्ट्रेडिशन हैपन्स। 1 कि प्रोसेस फेयर था, दूसरा जो उधर क्राइम माना जा रहा है वो इधर भी क्राइम होना चाहिए। नाउ दी चार्जेस अगेंस्ट हर जो जिस पे कन्विक्ट हुई हैं वो इधर भी एक क्राइम माना जाता है। बट क्या उनका जुडिशियल प्रोसेस ने हमारे जुडिशियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया? नहीं। इस तहत उस पैक्ट के अंतर्गत भी वो एक्स्ट्राडाइट नहीं हो सकती। इट इज दैट। तो ये तो एक लीगल जस्टिफिकेशन हो गई जब हमने मान ही लिया और ये डिसाइड कर लिया कि नहीं करना है। हाँ। बट क्यों नहीं करना है? इसके पीछे का जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, जो मतलब द पीएमओ और द चीफ ऑफ रॉ आर प्रोबेबली डिस्कसिंग, वो क्या होगा? बिकॉज देखिए, शेख हसीना प्रो इंडिया नहीं थी, वो प्रो बांग्लादेश थी। उनको अच्छी तरह से पता था कि भाई ये हिंदुस्तान को ये ना बार बार ये उंगली करना इज़ नॉट गुड फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश का इंटरेस्ट क्या है? हिंदुस्तान के साथ शांति के साथ रहना, शांति उल्लास के साथ रहना। इसी वजह से बांग्लादेश भी विन विन पॉलिटिक्स शेख हसीना नहीं कर पाती थी, क्योंकि शेख हसीना का अभी भी मानना है कि उनके पति का हत्या हम ही ने करवाया। अच्छा। रॉ ने करवाया। तो उसी गुस्से में वो हमेशा रहती हैं। अब एक मोहतरमा जिन्होंने आपका इतना अच्छा संबंध बनाया है, जब वो प्रॉब्लम में आ गए, आपने वापस उनको मगरमच्छों को खिला दिया, आपका स्टेट क्राफ्ट का क्या क्रेडिबिलिटी बचेगा? किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा विन विन पॉलिटिक्स करने के लिए। सबका इंटरेस्ट होगा कि भाई मरना तो एक दिन है, तो इंडिया को एक मुक्का मार के ही मरते हैं। दैट इज द मेन थिंग। अंडर नो सर्कमस्टांसेस मस्ट शी बी गिवन बैक एंड शी विल नॉट बी गिवन बैक। आपको बांग्लादेश में क्या होता दिखता है? देखिए, 26 फरवरी का इलेक्शन अनाउंस किया गया है। मैं मानता हूँ उस इलेक्शन में इंडिपेंडेंट्स जीतेंगे, जो क्योंकि अवामी लीग को कंटेस्ट नहीं करने देंगे शायद। बट वो इंडिपेंडेंट्स जीत कर कोई ये पावर होगा एंड दे विल पार्डन एवरीवन एंड दैट इज द मोस्ट लाइकली सिनेरियो। ऑलराइट। I think I could be wrong. We very frequently get wrong because, like I told you, this is not a science. This is almost Jyotish, like you say. Yeah, pretty much. आपने कहा है पहले, पाकिस्तानीज ओनली लर्न फ्रॉम पब्लिक ह्यूमिलिएशन। आप ये ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, ये पाकिस्तानी नहीं है, आप पूरा मिडल ईस्ट देख लीजिए, वो हर चीज़ पे मॉरल विक्ट्री कहते हैं। मिस्र ने जब इजराइल पे 3 बार युद्ध छेड़ा था, जी, हार कर भी
क्योंकि जमाल अब्दुल नासिर को हटाया नहीं गया था या अनवर सद्दात को हटाया नहीं गया था, यानी कि इजरायली ट्रूप्स काहिरा में जाके उनको गोली नहीं मारा। वो बोल रहे हैं विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री। राहुल गांधी जैसे इलेक्शन हार हार के भी मॉरल विक्ट्री बोलते हैं ना, काइंड ऑफ लाइक दैट। ये आप देख लीजिए, इनका अगर ये इन्होंने आप पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया तब भी इनका विक्ट्री है, आपने इनकी तहस नहस कर दी तब भी वो शहीद हुए और इसलिए विक्ट्री है। देयर अ डेथ कल्ट एंड विद अ डेथ कल्ट देयर इज नो विनिंग एक्सेप्ट वाइपिंग देम आउट। गाजा में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, फिर भी क्योंकि हमास सर्वाइव कर गया, वो विक्ट्री डिक्लेयर कर रहा है कि इजराइल ने हमको एकदम मिटा नहीं पाया है, ये हमारी जीत है। ईरान क्या बोल रहा है, हमारी जीत। आपने पूरा उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तहस नहस कर दिया, उनके इतने सारे एयर मार्शल जनरल मार डाले, इतने सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार डाले, उनके सरकार को इतना खुद अपने लोगों के सामने जलील किया, फिर भी हम जीत गए। What do you do? I mean, ये एक साइकोलॉजिकल ये है कि हार में भी उनको जब जीत ही जीत दिखाई देता है। देखिए जो भी हुआ, पहले दिन हम प्लेन्स लूज किए, दूसरे तीसरे चौथे दिन कुछ भी हुआ, हमारा कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड थर्ड फोर्थ डे हमने दमादम पब्लिक में इनकी कितनी बेइज्जती की है। एक भी उनका मिसाइल आके कोई भी हमारे टारगेट को हिट नहीं कर पाया, और हम इतने इम्प्यूनिटी से उनके टारगेट मारे जा रहे थे। इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद रावलपिंडी लगभग जहाँ दिल्ली नोएडा या दिल्ली गुड़गांव है, और पालम जैसे दिल्ली और गुड़गांव के बीच में नूर खान एयरबेस इज लाइक पालम बिटवीन गुड़गांव एंड दिल्ली, उस पे आपने मारा है। सरगोधा उनके न्यूक्लियर बेस पे मारा है, हर इतने बुरी तरह से मारा है, और फिर भी वो अपने आप को भाई हम जीत गए। जब तक आप आसिम मुनीर को चेन में ले आके उसको क्लाउन का वो पॉम नोज और वो क्लाउन का कैप पहना के, जैसे स्टालिन ने जर्मन ट्रूप्स के साथ किया था 1945 में विक्ट्री डे परेड में, उनको इफ़ यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड देयर वाज, जो जर्मन आर्मीज के जो फ्लैग्स थे उनको ग्लव से पकड़ के जर्मन ट्रूप्स को उनके ऊपर मार्च करवाया गया, और फिर वो सब झंडों को स्टालिन के कदम पे डाल के वो इतना पोल्यूटेड मानते थे कि वो ग्लव्स भी उतार के उसके ऊपर फेंके गए, केरोसिन छिड़का गया और जला दिए गए। जब तक आप उस किस्म से नहीं करोगे, पाकिस्तान विल ऑलवेज विन द प्रोपेगेंडा वॉर। They will always. Coming to always, आपका एस्टिमेट है 60 to 70% चांस ऑफ एस्केलेशन स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल इन एनी इंडिया पाकिस्तान स्ट्राइक। Yes. एंड ये उसी से एमिनेट करता है आपके डेथ कल्ट वाले आइडिया से कि ये डेथ कल्ट है, इसलिए इनके साथ तो होना ही है। हाँ, होना ही है। और अगर आप नहीं करेंगे, अब इसमें भी एक दूसरा कॉस्ट कैलकुलस है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे 26/11 के बाद हमने कुछ नहीं किया था, वो उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री है, वो और भी ज़्यादा बड़ी विक्ट्री है, और भी बड़ी विक्ट्री है। और अगर आप कुछ करेंगे इसके बाद, तो उनका विक्ट्री ना थोड़ा मडी हो जाता है। उनके दिमाग में मडी नहीं होता है, बट उनके पब्लिसिटी में थोड़ा कम से कम लोग पूछना शुरू करते हैं कि भाई क्या किया तुमने। सो ये अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस करना जो मोदी ने किया है ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम इस बार आप हमको बिना घायल हुए नहीं मारोगे, आप हमको मारेंगे, हम आपको जब जवाब देना होगा हम देंगे। देखिए मोदी के 10 मई के स्पीच में 3 चीज़ थे। एक तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल काम नहीं करेगा, आप फिर जाके ट्रंप के पास रहोगे कि भाई हम न्यूक्लियर करने वाले हैं, इस बार काम किया अगली बार नहीं काम करेगा। दूसरी बात, हम आपको कोई सबूत नहीं देंगे। और तीसरी बात, हम ये नो लॉन्गर ये नॉन स्टेट एक्टर मानेंगे, हम हर अटैक को स्टेट एक्टर मान के आपके स्टेट एसेट्स को ही, इस बार हमने बस टेरर एसेट्स को मारा था पहले दिन को, अगले बार पहले दिन से ही हम आपके स्टेट एसेट्स को मारना शुरू करेंगे। वेरी गुड, ही इज चेंज द इक्वेशन। देखिए आपने देखा होगा कि मोदी का एक बहुत कैलकुलेटेड एस्केलेशन लैडर रहा है, प्रिडिक्टेबल एंड येट अनप्रिडिक्टेबल। पहली बार वो सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो कांग्रेस ने बोला ये तो हम भी पहले कर चुके हैं। ओके फाइन, आप
दे डिड इट, वी नो फॉर अ फैक्ट दे डिड इट, ठीक है। दूसरी बार आपने बालाकोट किया, कश्मीर पे हमले के लिए आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं किया, आपने जाके खैबर पख्तूनख्वा में अटैक किया। तीसरी बार आपने एकदम दिवाली ही मचा दी उधर। सो इट्स अ वेरी क्लियर एस्केलेशन। इस बार जो एस्केलेशन होगा, ये नहीं कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के रिक्वायरमेंट है। देखिए ये भी एक ट्रैप है। क्या होता है ना, हमास और हिजबुल्लाह ने जानकर कि अगर हम एक बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, चलो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं ताकि वो हमारे पे हमला करें, इसको एक एक्शन रिएक्शन साइकिल बना दिए, जिसमें इसराइल वो ट्रैप हो चुका था हिजबुल्लाह और हमास के गेम में। इस बार तो ठीक है बदल गया, बट नॉर्मली पिछले 15-20 साल से देखोगे यही रिएक्शन साइकिल था। ही इज रिफ्यूजिंग टू गेट अस इनटू एन एक्शन रिएक्शन साइकिल, कि हम अपने गेम खेलेंगे, हम आपके गेम में will not be drawn into will it. not be drawn into it. राइट। आपने कहा है और आप इस चीज़ को मेंटेन करते हो कि या तो मिनिमल है या मैक्सिमल है। अब सपोज कीजिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, फिर से कुछ होता है पहलगाम टाइप का, इनएविटेबल है, कभी ना कभी तो कुछ होना ही है। You can stop 100 attacks, the 101th attack will always विल ट्रिगर succeed. इट अगेन। इस बारी क्या होना चाहिए, आप क्या देखना चाहोगे? देखिए हम बस एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, और वो होगा कि आपने देखा था ना कि मोदी जी ने नेवी को अपोलोजाइज किया था कि भाई इस बार हमने आपसे थोड़ा वो शौर्य छीन लिया था, क्योंकि हमने आपको जो आप करना चाहते थे हमने करने नहीं दिया। नेवी में जो डिफरेंशियल है, पावर डिफरेंशियल, वो सबसे ज़्यादा है। इट्स गब्बर सिंह वर्सेस अ चूहा इन नेवी टर्म्स। मैं मानता हूँ इस बार कोई नेवल ही होगा। इस बार नेवल का धमकी दे रहे थे पर कुछ किया नहीं था। कराची बिकॉज दे वांटेड टू कैलिब्रेट इट। दे वांट टू कैलिब्रेट, राइट। आप कई बार क्रिटिसाइज करते हो इंडिया की मिलिट्री इंटर सर्विस राइवलरी को। एक साइड पे थिएटराइजेशन की बात हो रही है, जिसमें एयरफोर्स इज नॉट रियली प्लेइंग बॉल एंड अदर्स वांटेड टू, बट इट्स नॉट रियली इन इट। डू यू थिंक ईगो इज किलिंग इंडियाज मिलिट्री इफेक्टिवनेस? यस। ईगो, इसमें क्या हो रहा है कि आप देखिए, आसान सी चीज़ है, हमने एयरफोर्स के लिए 36 राफाल्स खरीदे थे। आप उसी टाइम एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे कि ज़बरदस्ती नेवी को वही प्लेन चूज़ करना पड़ेगा जो एयरफोर्स को चूज़ करना पड़ेगा, और उसी टाइम आप नेवी के लिए भी राफाल चुन सकते थे, तो आपको ज़्यादा नेगोशिएशन रूम मिल जाता। आपने नहीं किया। अब नेवी ने खुद अपना कंपटीशन चलाया। अगर उन्होंने F-18 चुना होता तो फिर आप क्या करते? राइट। Then you would have had 10 different kinds. I don't know what the current, maybe 7 or 6 different kinds. यार अमेरिका के पास भी क्या एयरफोर्स में F-15 है और F-35 होने वाला है। F-16 को रिटायर करके, सो इट विल बी F-35 एंड F-15 फाइटर्स, बॉम्बर सब अलग है। नेवी में F-18 और F-35 है। Do you know why you are stuck in the same loop that you were stuck in 5 years ago? जो गलतियां हम तब करते थे वही गलतियां आज हो रही हैं, वही गलतियां 5 साल के बाद होंगी। The best advice that I have ever been imparted, जो किसी सेल्फ हेल्प बुक में मुझे नहीं थी, वो ये थी कि उस लूप को पकड़ो। That is why we have created the loop test. We have given it for free to everybody. If you want to really improve, if you are feeling stuck, if you want to achieve your potential, the loop test is brutally honest. It will not sugarcoat anything. The link is in the description. Go ahead, take the loop test, find out where you're stuck and then break it. आप कैसा एयरफोर्स है जिसमें 10-15 किस्म के प्लेन है बॉस? हाँ, आपने इस बारे में बहुत क्रिटिसिज्म किया और मैं वेरी इंटरेस्टेड टू नो, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस तेजस पब्लिकली दैट हैपेंड इन द एयर शो वेयर इट। देखिए तेजस का जो एयर शो क्रैश, तेजस का 100 क्रिटिसिज्म है। एयर शो में क्रैश होना इज नॉट अ क्रिटिसिज्म। देखिए एयर शो में आपको जो आप नॉर्मल कॉम्बैट में नहीं करते हैं वो सब करना पड़ता है। नॉर्मल कॉम्बैट 50,000 फुट में होता है और आपको रिकवरी के लिए बहुत टाइम होता है। You don't fly so low. It's a different game. देखिए तेजस के बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म हैं which have nothing to do with the air show crash. Understood. ठीक है। आप कह रहे थे कि ये इंटर सर्विस राइवलरी अननेसेसरी में हमारे को पीछे छोड़ हाँ, और इधर भी आपने देखा था बालाकोट के टाइम जो हमने खुद अपने हेलीकॉप्टर को गिराया था। राइट। अब इस बार भी शायद ऐसे कुछ हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, वी नो व्हाट हैपेंड, बट अगेन जो आप थिएटराइज, देखिए थिएटर का मतलब क्या होता है कि आपका ईस्टर्न कमांड होगा, वेस्टर्न कमांड होगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड में दोनों एक लोकल कमांडर के नीचे आएगा। हाँ। पर एयर पावर ऐसे नहीं है जो एक थिएटर में ही इस्तेमाल होना चाहिए। वही प्लेन, वही राफाल
जो एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर वेपन इस्तेमाल कर रहा है वो जाके तिब्बत में एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल फेंक सकता है और विदाउट रिफ्यूलिंग वो पाकिस्तान के ऊपर जाके एयर टू एयर कॉम्बैट कर सकता है। तो आप क्यों फिर उसको डिवाइड करना चाहते हो? इट इज़ नॉट अ लॉजिकल वे ऑफ लुकिंग एट इट। आई हैव ऑलवेज अपोज थिएटराइजेशन। जो एयरफोर्स का जो क्रिटिसिज्म है जो ज़बरदस्ती दबाया गया है क्योंकि आर्मी तो स्टीम रोलर है, इतने सारे हैं, वो हर चीज़ को बुलडोज कर देता है। और हमारा भी जब हम फौज करते रहते हैं, फौज माने हम कभी भी वायुसेना नहीं बोलते हैं, बस फौज माने थल सेना ही हर चीज़ आर्मी आर्मी आर्मी। इट इज़ नॉट हेल्दी एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। थिएटराइजेशन इज़ नॉट गोइंग टू। वैसे ही आप कोऑर्डिनेशन, यार कश्मीर में आप अभी तक डी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर पाए हो। जो हेलीकॉप्टर, जो आर्मी कमांडर हैं उधर, वो हेलीकॉप्टर को अपने प्राइवेट टैक्सी की तरह जब चाहे हेलीकॉप्टर को उठा के ले जाते हैं, कोई फ्लाइट प्लान नहीं फाइल करते। तो जो एयरफोर्स पायलट्स हैं वो बोलते हैं कि भाई हम बॉस आई कांट बी ऑन ट्रिगर अलर्ट क्योंकि इट माइट बी माई ओन आर्मी कमांडर फ्लाइंग आउट देयर विद अ हेलीकॉप्टर दैट ही इज नॉट इन्फॉर्म्ड अस अबाउट। ही इज नॉट फाइल्ड द फ्लाइट प्लान. What are you going to do then? Do you want to get court-martialed for shooting down your own army commander taking a helicopter? क्या करोगे आप? है ना? India के just want to continue and would like you to elaborate on this further, given the context कि मेरा सवाल है इंडिया के सबसे बड़े चिंक्स इन द आर्मर क्या हैं आपके हिसाब से? एक तो ये है ही जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इंटर सर्विस राइवलरी अननेसेसरी का चिंक इन द आर्मर है, इसका तो मतलब ही नहीं बनता है। और क्या क्या आपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात करी। आप हर चीज़ में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्पेशली एयरफोर्स में। ठीक है, देखिए अमेरिका बस एक ही किस्म का डिस्ट्रॉय जो आर्लेबर्ग क्लास है उसमें 70 अभी तक बना चुका है और वही उसका सरफेस कॉम्बैटेंट है। वो फ्रिगेट एक ऑलिवर हैजार्ड पेरी नाम का था, वो रिटायर कर दिया। अब फ्रिगेट के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कोई LCS नाम का ये शुरू किया था, वो कलैप्स हो गया। फिर अभी कॉन्स्टलेशन नाम का कोई है, वो भी कलैप्स हो गया। अच्छा, बट उनके कॉम्बैट कैपेसिटी को ये नहीं लगा है क्योंकि जो मेन डिस्ट्रॉयर है आर्लेबर्ग क्लास, उसके 10,000 टन का है वो जहाज़, हर चीज़ कर सकता है, एंटी सबमरीन, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी लैंड, सब कुछ कर सकता है। जब अमेरिका एक शिप पे सब कुछ कर सकता है, आपको क्या ज़रूरत है 50 अलग अलग किस्म के? आई एम एग्जैजरेटिंग, 50 अलग अलग, वी गॉट 7-8 द पॉइंट कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे। व्हाई आप एक किस्म का करो, एक इंजन के साथ करो, फिर वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनता है कि आप वही इंजन का फिर नेगोशिएट कर सकते हो, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आप वो भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इस चैनल पे एक एक वीडियो जो भी आप देखते हो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ थिंकिंग। मैं बहुत ऑब्सेसिवली सोचता हूँ कि मैं किस गेस्ट से किस टाइप के सवाल पूछूं, बट ये तो सिर्फ मेरा रोल है। मेरे अलावा कैमरा, माइक, साउंड, गेस्ट आउटरीच, गेस्ट मैनेजमेंट, एवरीबडी इन्वॉल्व इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द चैनल ग्रो। और चैनल ग्रोथ का सबसे ऑब्वियस और क्लियर मेट्रिक होता है सब्सक्राइबर बेस। इट रियली मैटर्स टू अस विद वन क्लिक ऑफ योर्स. It will be a show of strength, it will be a show of support, and therefore I would like to request you on behalf of the whole team to please do subscribe to the channel अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है। एयरफोर्स में MiG-29, मिराज 2000, जैगुआर, सुखोई 30, मिराज 2000, फिर तेजस, फिर एमका। एक में स्नेकमा का इंजन लगना है, एक में जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगना है, किसी में और किसी और का इंजन लगना है। जो फ्रेंच वाले हैं उसमें अमेरिकन वेपन्स कंपैटिबल नहीं होंगे, जो रूसी वाले हैं उसमें ना ही तो इजरायली ना ही तो फ्रेंच वेपन्स कंपैटिबल होंगे, ना ही तो वो कंपैटिबिलिटी करने देंगे आपको। यूक्रेन में स्पेशल कंसेशन दिया जा रहा है कि यूक्रेन के पास मोस्टली रशियन प्लेन्स हैं, वो स्पेशल कंसेशन दिया गया है कि हम आपको अमेरिकन और फ्रेंच और जर्मन वेपन्स को इंटीग्रेट करने देंगे। इंडिया के लिए वो कंसेशन नहीं है। और हमारे खुद को झूठ बोलने की जो कैपेसिटी है, GE इंजन डिलीवर नहीं किया गया। भाई अगर GE ने कॉन्ट्रैक्चुअल फेलियर किया है तो आपको कोर्ट में ले जाके, जब कमर्शियल कोई फेलियर होता है एयरबस या बोइंग का, एयरलाइंस सू द मैन्युफैक्चरर और उनके कई हज़ारों करोड़ मिलते हैं। अगर आपको इतना विश्वास है कि GE ने आपको तेजस का इंजन नहीं दिया है, तो जो एक इंजन दिया है वो अभी तक आप तेजस क्यों नहीं हैंड ओवर कर पाए हो एयरफोर्स के लिए? ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी, ज़ीरो चेकिंग, इट इज़ बिकमिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक। हमारा लॉजिस्टिक्स इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, हमारा नेटवर्किंग बहुत प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि अगर आप रूसी, इजरायली, फ्रेंच, देखिए
इजरायली और फ्रेंच चीज़ें, उनमें पॉलिटिकल ट्रस्ट है कि वो एक दूसरे का वेपन्स को इंटीग्रेट करने देंगे, पर रूसी प्लेटफॉर्म पे अगर लगाओगे साफ साफ आपको ना बोल देंगे। अभी भी बोले जा रहे हैं कि जी ने हमको टेक्नोलॉजी प्रॉमिस किया है, टेक्नोलॉजी देंगे, 100% देंगे। भाई मैं अभी आपको लिखित तौर पे बोल रहा हूँ, दे विल नेवर गिव यू दैट क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी जो आप मांग रहे हो, किसी भी हालत में नहीं देंगे। उन्होंने खुद मेरे को, जब मैं पेंटागन गया था कई साल पहले, साफ साफ मेरे को बोला गया था, देखो अभी हमारा पॉलिटिकल ट्रस्ट नहीं है कि हम आपको वो सब दे सकें, फुल स्टॉप। बट यू गो ऑन पुटिंग आउट दीज न्यूज़ आइटम्स सेइंग ये हुआ है वो हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बाबू दिखाना चाहता है कि भाई मैंने ये टेक्नोलॉजी ले लिया है। हाँ। और फिर 10 साल बाद जब कुछ नहीं होता है, देखिए सुखोई 30 हमने लगभग 300 के बराबर, we've bought almost 300 Sukhois, 290 I think we've bought total. उसमें भी आपको इंजन आना था। कोई बात नहीं कर रहा है कि अगर आपको फुल टेक्नोलॉजी सुखोई 30 का मिला और वो इंजन आना था, अभी तक आपने इंजन क्यों नहीं प्रोड्यूस किया है? सब भूल गए हैं। सुखोई 30 वॉज 100% टेक ट्रांसफर। सुखोई 30 का फिर क्या हुआ? सुखोई 30 का तो इंजन आप बना नहीं पाए हो। क्यों नहीं बना पाए हो? अब आप SU-57 के बारे में बोल रहे हो, हाँ वो फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज अ मिथ है, कम बकवास। दे आर नॉट। पहले तो अगर वो ट्रांसफर भी कर पाए, आपका अब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है। कोई आपको टेक्नोलॉजी तो नहीं देने वाला है। हाँ, देखिए ऐसा है कि फेरारी कंपनी का बॉस ऑटो ड्राइवर से बोलेगा भाई मैं तेरे को फेरारी बनाना सिखाऊंगा, वो शायद सिखा भी देगा। उसके पास क्या कैपेसिटी होगा फंड रेजिंग का, ये सब का, कि वो खुद अपना, क्या ऑटो ड्राइवर के लिए एक फैक्ट्री बना सकता है? नहीं होगा, नहीं। ऑफ कोर्स उसमें क्षमता नहीं तो फिर वो ऑटो ड्राइवर नहीं बना होगा ना। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, आई हैव डन कपल ऑफ पॉडकास्ट विद हिम, एवरी टाइम आई स्पीक टू हिम यही बोलते हैं वो बार-बार, एम्फेसिस इसी चीज़ पे है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, आगे बढ़ो। 2-3 हफ्ते पहले मैं आई मेट समबडी एट अ रेस्टोरेंट। वो बोल रहे थे कि मैं ये वो लेंस कार्ट जो है ना, जो जहाँ से चश्मा खरीदते हैं, उनका मैं सप्लायर हूँ। इमेजिन ही इज ओनली सप्लाइंग फ्रेम्स एंड लेंसेज। ओके। 90% ऑफ व्हाट ही नीड्स फॉर ग्लासेस हिंदुस्तान में नहीं बनता है, वो चाइना से आना पड़ता है। और उनको उनका फैक्ट्री सेटअप करना पड़ा नेपाल में, क्योंकि वो नेपाल से चाइनीज़ ये ले आते थे और फिर इधर हिंदुस्तान ले आते। अच्छा, आप वो भी नहीं बना पा रहे हो और हम बोलते हैं ना हमको हाईटेक की चाहिए। भाई क्यों? टूथब्रश देखो, आई नो अ पर्सन जिनका टूथब्रश का फैक्ट्री है, वो रोल्स रॉयस में घूमते हैं। और वो पता है कैसे? वो प्लास्टिक का भी टूथब्रश नहीं बनाते हैं, वो बैम्बू का टूथब्रश बनाते हैं, जो होटल में, इको फ्रेंडली होटल में डिस्पोजेबल ये है। अगर आप उससे भी पैसा बना सकते हो, आप बना क्यों नहीं रहे हो? ये जो हमारे में ये है ना, मैं कैसे, जैसे एयरपोर्ट में कस्टम्स ऑफिशियल, मैंने यूपीएससी पास किया, मैं कैसे तेरे बैग को उठा के आपको हेल्प करूं एक्सरे में रखने के लिए? वो इतना कम बुद्धि होने के बावजूद जो अहंकार है ना, it's terrible. That you think is the main thing holding us back. जब आपके पास एसिटेट विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग दिस थिंग, इसका भी आपने फुल ये नहीं किया है। एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चेन फॉर अ क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। आप रूसी टेक्नोलॉजी जो 30 साल पुराना है, वो भी आप इंटरनलाइज नहीं कर पाए हो। भाई गिव मी अ ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक। आई विल मेक अ प्रिडिक्शन हियर। 15 साल बाद अगर मैं जिंदा हूं और आप तो जिंदा, यू आर हेल्दी, आई एम फैट एंड अनफिट, इफ वी आर alive 15 years from now, 2040, 8 दिसंबर 2040 को हम एक और पॉडकास्ट करेंगे, तब भी हमारा इंजन नहीं होगा। वेरी सीरियस। आपने चाइना की बात करी। अब जब आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हो तो आप कहते हो कि जब तक पब्लिकली ह्यूमिलेट नहीं करोगे ये मानेंगे नहीं। नथिंग शॉर्ट ऑफ एब्सोल्यूट अ थंपिंग विक्ट्री एंड थंप देम टू द लाइक बिलो द ग्राउंड लेवल पे। जब तक नहीं होगा तब तक नहीं। चाइना के लिए कैसे? What is the approach? What do you think is the? You obviously cannot deal with them like you deal with Pakistan. You can't. They're much more powerful than you. बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अब तो दुनिया में एक मॉडल एस्टैब्लिश कर चुके हैं वो। पहले तो ये है कि आई गेट अ लॉट ऑफ दिस थिंग कि भाई देखो, उनके, हमारी ट्रूप्स बहुत मोटिवेटेड हैं, उनके ट्रूप्स अब ये अमीर घराने के कंपलसरी सर्विस वाले डीमोटिवेटेड ट्रूप्स हैं। दैट मे बी द केस, पर उनका जो इंडस्ट्रियल चेन है ना, वो आपसे बहुत ताकतशाली है। ठीक है, वो अच्छे वेपन्स शायद प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, पर
क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं। एंड ये स्टालिन हमेशा बोलते थे कि क्वांटिटी हैज़ अ क्वालिटी ऑल ऑफ इट्स ओन, कि जो तादाद होती है उसका एक अलग का क्वालिटी होता है। ठीक बात है। तो इसमें क्या है, आप देख लीजिए, उन दिनों जो जर्मन टाइगर टैंक था वो दुनिया का सबसे अच्छा टैंक था। उनके जो सबमरीन थे सबसे अच्छे थे, उनके हवाई जहाज सबसे अच्छे थे, मेसरश्मिट और फोकर और ये सब। रूसियों ने शेयर नंबर से उनको तबाह कर दिया था। दिस इज नॉट, आई स्टिल थिंक हम चीन के साथ 15-30 दिन तक कुछ वी कैन होल्ड आवर ओन। माई इशू इज द लॉन्गर यू प्रोलॉन्ग इट, You can't win them. I don't think you can win a war. with that them. kind Let's of be thing frank. you can't. But what are you doing about it? देखिए, आंसर हमेशा इंडस्ट्रियलाइजेशन में होता है। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की तो क्षमता रखते नहीं हो। एंड अ नॉन इंडस्ट्रियल पावर गोइंग अप अगेंस्ट एन इंडस्ट्रियल पावर इज लाइक इट्स लाइक द रिपब्लिक ऑफ रुवांडा गोइंग अप अगेंस्ट अमेरिका। Right. इट्स नॉट गोना वर्क। ठीक है, चाइना इज नॉट अमेरिका एंड वी आर नॉट रुवांडा, वो डिफरेंशियल काफ़ी कम है। But ठीक है, I mean, relatively, it's an exaggerated example, but the logic stands. द लॉजिक स्टैंड्स। एक ये है, देयर इज अ वेरी लवली मूवी इन द 1960s, द माउस दैट रोड, पीटर सेलर्स का। अच्छा। एक छोटा सा देश होता है यूरोप में, 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर, और उसका जो फौज है 1960s में वो अभी भी 1500s की तरह वो आर्मर पहन के, घोड़ा लेके, अच्छा। तलवार लेके वो क्या करते हैं, अमेरिका में जाके वो अमेरिका को कैप्चर कर लेते हैं। इट्स अ लवली मूवी, बट इट्स ओनली इन मूवीज दैट समथिंग लाइक दैट कैन हैपन। रियलिस्टिकली इंडस्ट्रियल पावर इज एवरीथिंग। यूक्रेन क्यों सस्टेन कर पाया है? क्योंकि वो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर पे, वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर का प्रॉक्सी है। अच्छा, मैं इंडस्ट्रियल पावर पे आऊँगा क्योंकि वो हमें इकोनॉमिक्स की डोमेन में ले जाएगा, जो कि हमको जाना भी चाहिए। न्यूक्लियर आपका खुद का होम ग्राउंड है, और हमारी एक पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ की, जो आपको लगता है बेहुदी पॉलिसी है। यू आई डोंट थिंक यू अग्री टू दैट, यू डोंट लाइक दैट आइडिया। आई पर्सनली डोंट लाइक द आइडिया, बट वो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। ये नहीं है कि वो बेहुदा पॉलिसी है। इट हैज़ इट्स यूसेस, आई डोंट अग्री विद इट। अच्छा, लेट मी आस्क यू समथिंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव एंड द डिज़ायर फॉर एन एजुकेशन। फ्रैंकली, लैडर ऑफ एस्केलेशन क्या होता है? देखिए, लैडर ऑफ एस्केलेशन ये होता है कि हम जितना भी प्लानिंग करें ना, जब एक्चुअल युद्ध शुरू होता है आपके सब प्लानिंग बर्बाद हो जाता है। वो क्लॉज़ेविट्ज़ बोलते थे ना, नो प्लान सर्वाइव्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द एनिमी, उसकी तरह है। आप जितना भी प्लानिंग कर लो, न्यूक्लियर में अगर एक बंदे ने थोड़ी देर के लिए अपना होश खो बैठा है, यू आर वेरी क्लोज टू डिजास्टर। उसमें जो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप है वो इस पे निर्भर है, आप दूसरे बंदे को कितना कन्विंस कर सकते हो आप पागल हो कि वो थोड़ा डर जाए। तो ये एक फेक पागलपना का कंपटीशन है जिसमें कोई भी किसी भी टाइम एक्चुअल में पागल हो जा सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, आप जितना ज़्यादा चीज़ें गलत हो रही हैं उतना ज़्यादा आप पे प्रेशर है और आपका जो मानसिक संतुलन है वो खो जाता है। वेरी वेरी डेंजरस। इनफैक्ट जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, पहले दिन के बाद दूसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन, एटलीस्ट आई गॉट द फीलिंग एंड द वाइब्स, नॉट दैट आई हैव a lot of sources in the ministry, but I was getting some feelers. Feel ये थी कि it is out of control. It wasn't out of control, it was calibrated. It was calibrated. देखिए, हम वो it's called a game of bluff. हाँ, एक दूसरे से झूठ बोल, ड्रामा करना। बट वही मतलब जैसे गेम थ्योरी है, अब आपको पता नहीं ना, जैसे आपने कहा कोई सच में पागल हो गया या उसको लगा, वो पागल नहीं हो, सपोज करो उसने ये रैशनली अज्यूम कर लिया बिल्कुल कि मेरे पे तो गिर ही रहा है, मैं ही गिरा देता हूँ, प्रीएम्प्ट कर देगा। तो उसे कहते हैं यूज इट और लूज इट डायलेमा। क्या मैं अभी इस्तेमाल करूं या मेरा न्यूक्लियर बम उसके पास चला जाएगा। वैसे हमने ये वॉर गेमिंग में पाकिस्तानियों के साथ किया है और हमने उनका न्यूक्लियर वेपन कैप्चर भी कर लिया था। और उनका जनरल्स का मानना था ये अच्छी बात है, ये हमेशा बोलते हैं कि हमारे पास ये टैक्टिकल वेपन्स नहीं हैं, तो अगर वो देख लें हैं तो डिटरेंस एस्टैब्लिश हो जाता है। देखिए, ये
this is, you know, this It's is crazy. I mean, it is Jyotish. It is full Jyotish. This isn't even intelligence. This is full Jyotish. This is very very scary Jyotish. It's brinkmanship. It is nuclear brinkmanship. अब तीसरे दिन को क्या हुआ था, देखिए वो जो किराना हिल्स था ना, वो एकदम बकवास था. किराना हिल्स में कुछ भी नहीं था, वो मिसफायर था. वो कहीं के बीच में जाके खंडर में गिरा. अच्छा, इनके न्यूक्लियर कुछ नहीं थे वहाँ. कुछ नहीं था उधर. द मेन थिंग वाज द नूर खान स्ट्राइक. नूर खान में वो जो 2 कंटेनर थी, वहाँ तो कुछ था ही. वो उनका न्यूक्लियर कमांड था. उनके न्यूक्लियर ट्रेन पायलट्स उधर बैठ के सिचुएशन एनालिसिस कर रहे थे. उनका न्यूक्लियर कमांड कोड्स उधर से ही जाना था. उसको हमने बॉम्ब कर दिया. सोच समझ के बॉम्ब किया था हमने. इट हैड द डिजायर्ड रिजल्ट कि वो डर गए. उसके बाद फिर प्रॉब्लम क्या था, हमने देखा नहीं था कि वो जाके अमेरिकन्स, तब तक अमेरिकन्स हमको बोल रहे थे भाई हमको दूर रखो, हमको इससे कुछ लेना हाँ, देना नूर खान के बाद ही एकदम फिर से उन्होंने जाके हमारे को नहीं धमकाया न्यूक्लियर, अमेरिकन्स को जाके धमकाया न्यूक्लियर. अमेरिका ने डर के हमारे पे दबाव लगाया. और इसीलिए प्रधानमंत्री ने फिर 10 मई को बोला कि भाई अगले बार तुम्हारा न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा. वो पाकिस्तान को नहीं बोल रहे थे, वो अमेरिका को बोल रहे थे. एक बात बताओ, एक जेन्युइन सवाल है. न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप तुम्हारी नहीं चलेगी, ये कहने के पीछे क्या रीजन था प्राइम मिनिस्टर का? एक रीजन तो ये हो सकता है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम बोलते हो नहीं बोलते, मैं तो जो करना है वो करूंगा. एक ये है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा पहले. हाँ, वी विल. बट दोनों बातों में बड़ा फर्क है. हाँ. अगर तुम्हारे पास है और तुम कह रहे हो कि नहीं करूंगा, और आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई हैव कैपेसिटी टू डिकैपिटेट यू, देन आई एम बेसिकली सेइंग कि मारना है तो मार दे. हाँ. वर्सेस आई एम सेइंग कि भाई तू मार ही नहीं सकता तो मारने नहीं दूंगा. विच इज अ गैम्बल. हाँ वही तो. पर वो करना ही पड़ता है. वो न्यूक्लियर हर चीज, देखिए न्यूक्लियर में जो हम बोलते हैं डेटरेंस, ये ही एक नोशनल कॉन्सेप्ट है. जैसे कि किसी के पास भाई 10-15 का नोट होगा, किसी के पास करेंसी नोट होगा. ये नोट दिख मेरे को, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको. हाँ. ये देखिए, ये एक नोट है 20 रुपए का. ठीक. इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है? नोशनल है, ये नोशनल वैल्यू है. नोशनल वैल्यू है. ये 1 पैसा, इसको प्रिंट करने में शायद 1 पैसा लगता है, पर आप मानते हैं इस नोट का 20 रुपए का वैल्यू है. आप मानते हैं. क्यों? न्यूक्लियर डेटरेंस इसी की तरह है. आप मानते हैं न्यूक्लियर के वजह से डेटरेंस है क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी के बाद आपको ये वहम है कि ये एक्चुअल में डेटरेंस है. थैंक यू. असली में मैं बोलता हूं नहीं है. जापान ने क्यों अब ऑफिशियल थियरी है कि उन्होंने देखा हिरोशिमा नागासाकी हुआ, बहुत डर गए और उन्होंने सरेंडर किया. भाई अगर वो डर गए थे तो हिरोशिमा के बाद ही सरेंडर करना था ना, नागासाकी का इंतज़ार क्यों करना था? उस बीच क्या हुआ था कि रूस ने उन पे 5 साल के लिए रूस ने उन पे हमला नहीं किया था. वो हिरोशिमा के 2 दिन पहले ही उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया था जापान पे. और अमेरिकन ट्रूप्स तब भी लगभग 400-500 किलोमीटर दूर थे जापानीज मेनलैंड से. हाँ. रूस बस 20 किलोमीटर दूर था. अगर आप मैप पे देखेंगे होक्काइडो आइलैंड एंड साउथ कुरील आइलैंड, आई थिंक इट इज़ जस्ट 27 किलोमीटर्स अवे. कि वो होक्काइडो द्वीप पे 4 द्वीप हैं. होक्काइडो सबसे उत्तर है, फिर हॉन्शू, फिर शिकोकू और क्यूशू. हॉन्शू सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलेशन है. होक्काइडो दूसरा बड़ा है, बट इट इज़ वर्चुअली जापानीज मेनलैंड रख लो. उस पे वो हमला कर देते. वो डर था. वो स्टालिन, उनको पता था कि अगर स्टालिन ने कब्जा कर दिया हमको अच्छा टर्म्स कभी नहीं मिलेगा, अमेरिकन हमको बेहतर टर्म्स देंगे. सो ये रिलेटिव ये भी था कि वी विल गेट बेटर टर्म्स. जर्मन भी वही सोचते थे कि वी विल गेट बेटर टर्म्स फ्रॉम द अमेरिकन्स दैन वी विल फ्रॉम द रशियंस, क्योंकि रशियंस वे वेरी ब्रूटल इन द वॉर. ये सब कुल मिला के, और जापान जानता था एक न्यूक्लियर वेपन क्या है. उनका जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम था वो जर्मनी से ज़्यादा एडवांस था. जर्मनी का जो था पीनामुंडम में, उन्होंने एक फंडामेंटल डिज़ाइन फ्लॉ किया कि यूरेनियम रॉड्स के बगैर उन्होंने यूरेनियम चेन इस्तेमाल किया था. तो जो रेडिएशन था वो इवन नहीं था. जापान वॉज एक्चुअली बेटर एट न्यूक्लियर फिजिक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उनको दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट अ न्यूक्लियर डिवाइस वॉज. 80,000 लोग मरे बॉस. टोक्यो के फायर बॉम्बिंग में जो कन्वेंशनल बॉम्बिंग था, 1,20,000 लोग एक रात को मरे थे. सो इट वॉजंट लाइक इतने लोग एक दिन में मरे कि वो डर गए. नहीं, दे न्यू व्हाट अ न्यूक्लियर बॉम्ब वॉज. वो एक दिन में ज़्यादा लोग खो चुके थे टोक्यो में, ओसाका में, क्योटो में एंड थिंग्स लाइक दैट.
आपको ये बताया गया है कि इसका डेटरेंट इफेक्ट है, शायद इसका असली में कोई डेटरेंट इफेक्ट है ही नहीं. So you're saying people are not genuinely afraid that it will wipe life out of the planet's face, which it can. You're saying that people are genuinely thinking कि ये अलग It can. कि किसी भी बम की तरह है ये. नहीं, ये एक्चुअल में लाइफ को वाइप आउट कर सकते हैं. पर हम इस वहम में हैं कि उस डर के वजह से हम युद्ध नहीं कर रहे हैं जितने घमासानता से होनी चाहिए. अच्छा, डेटरेंस की वैल्यू हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. अच्छा, और एंड आई थिंक तो अगर हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं सो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप हाँ. उस वहम के साथ खेलने का एक गेम है. हाँ, तो मतलब दैट मीन्स द लाइक्लीहुड ऑफ अ न्यूक्लियर डेटोनेशन इज अ लॉट हायर. ऑफ कोर्स इट इज. आपको लगता है हमारे लाइफ टाइम में होगा? हम 2040 की बात कर रहे थे, 2040 में पॉडकास्ट करेंगे, तक क्या अभी से तब तक हो गया होगा कुछ न्यूक्लियर इस दुनिया में? शायद नहीं, क्योंकि उसको अक्वायर करने का जो प्रोसेस है वो इतना मुश्किल हो गया है. और जो ग्लोबल कलेक्टिव है वो किस किस्म से आप पे एक फोर्सिबली एक पैराडाइम इम्पोज करता है, उसके वजह से शायद अभी तक काम वो न्यूक्लियर डेटरेंस का वहम काम कर चुका है. पर अगर एक वर्ल्ड लीडर आ गया जिसपे वो वहम काम नहीं करता है, then you are going to be in deep trouble. बट हम ये क्यों, because the moment you decide it does not work, it will not work. हाँ, बट हम ये क्यों अज्यूम करें कि कोई लीडर आएगा तो होगा? इट इज़ वेरी लाइकली कि कोई नॉन स्टेट एक्टर इसके हाथ लग जाए. नहीं, नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में वो लगना ना, ये पिक्चर में होता है, एक्चुअल में करना नामुमकिन के बराबर है. क्योंकि देखिए हमारे इधर जो होता है, जो जिस किस्म से वेपन को डिसअसेंबल्ड रखा जाता है, और ठीक है, सबमरीन में जो हमारे न्यूक्लियर सबमरीन आने वाले हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं, उनके लिए जो है, जो हमने बहुत कॉम्प्लेक्स एक कंट्रोल मैकेनिज्म कर रखा है. जब तक प्रधानमंत्री बोल ना देते हैं तब तक आप लिटरली कुछ नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ये आप ये हॉलीवुड का ये छोड़ दो, उनको कुछ पता नहीं है. ये ब्रोकन एरो नाम का एक पिक्चर आया था जिसमें जॉन ट्रेवोल्टा और क्रिश्चियन स्लेटर हैं, वो एक B-2 बॉम्बर में ले जाते हैं, और वो ट्रेवोल्टा एक्चुअली उसमें विलन होता है, उसको वो बॉम्ब चोरी करना पड़ता है, इसीलिए वो प्लेन को क्रैश करके फिर वो बॉम्ब को चोरी कर लेता है. वो जब बोलता है, वो जब रेडियो करता है, वो बोलता है देखो ये बॉम्ब का कोर एक्सपोज हुआ है, मैं मर रहा हूँ, रेडिएशन पॉइजनिंग. बॉस, you cannot die from new weapons grade uranium, it is so stable. जो रिएक्टर ग्रेड है उसमें आप मर सकते हैं, तो उसमें वो फंडामेंटल वो प्रॉब्लम था उसको. और उसमें भी ये है कि आपने गलत कोड इस्तेमाल कर दिया, देयरफॉर इट कैन नाउ बी यूज्ड. भाई गलत कोड लॉक्स इट इन अ वे वी कैन नेवर यूज इट. जो फेल सेफ्स हैं हमारे पास कमांड कंट्रोल के लिए, दे आर वेरी गुड फेल सेफ्स. पाकिस्तान में हमारे से ज़्यादा फेल सेफ्स हैं, क्योंकि उधर उनको खुद अपने लोअर लेवल कमांडर के बारे में ये पता नहीं होता, क्योंकि उधर जो मेजर नहीं, ब्रिगेडियर से ऊपर बहुत केयरफुली वेट किया जाता है. ब्रिगेडियर तक आप एक जिहादी सोच विचार के हो सकते हैं, ब्रिगेडियर के ऊपर आप जिहादी सोच विचार के हो ही नहीं सकते हैं. Really? हाँ. So this thing that Asim Munir is the son of a mullah and therefore he's a jihadi, no. वो एक भ्रष्ट, ढोंगी, सेल्फ सेंट्रिक अपॉर्चुनिस्ट है. Okay. So you are saying he is not a religious fanatic, he is basically a very good bureaucrat. He's a very good bureaucrat. He's not which doesn't mean he doesn't hate India. No, he could hate India and but- not be a fanatic. Correct. But then there is the total Hamas type jihadi or Yes. Hizbul Mujahideen, or they will never be allowed into that brigade. Death cult level पे. क्योंकि डेथ कल्ट मेजर तक होता है. अच्छा. ब्रिगेडियर लेवल पे आपको वो डेथ कल्ट वाला सोच विचार रख के, हमारा कलेक्टिव, हम कितना स्टेट से पैसा निकाल सकते हैं, फौजी फाउंडेशन लगा सकते हैं, मेरा बेटा कौन से इस पे, अगर आपका बेटा बेटी भांजा भांजी सब सिस्टम में इंसेंटिवाइज नहीं है कोई ना कोई भ्रष्ट किस्म से, आपको ब्रिगेडियर बनने ही नहीं दिया जाएगा. ठीक है ना. So we are all safe because of Pakistan. not necessarily because अगर आसिम मुनीर पे इतना आपने टेंशन क्रिएट कर दिया, वो स्नैप कर गया,
हाँ then you're done. But that is with any leader anywhere in the world. So पाकिस्तान में क्योंकि उनका वो ऑपरेशनल लेवल पे वो विश्वास नहीं है, उनका जो हमारा दो है कि AEC फ्यूज़ को रखता है, मिलिट्री बॉम्ब को रखता है, और जब प्रधानमंत्री कमांड देते हैं दोनों को फ्यूज़ करके फिर वो किया जाता है. पाकिस्तान में ट्रिपल लेवल है. वो वॉरहेड को यानी कि जो बम है उसको डिलीवरी डिवाइस यानी कि मिसाइल से अलग रखा जाता है और फ्यूज़ को अलग रखा जाता है. एक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत आता है, एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के आता है, और एक फील्ड कमांडर के नीचे आता है. तीन, और बस चीफ को पता होता है कि तीनों कहाँ पे हैं. उनको खुद पता नहीं होता कि वो तीनों लोग कहाँ पे हैं, और उनको पता करना भी अलाउ नहीं किया जाता. जब चीफ ऑर्डर देता है तभी तीनों एक जगह पे मिलते हैं. फिर मिसाइल के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड का मीटिंग होता है. नहीं, पहले फ्यूज़ को वॉरहेड के साथ मीट किया जाता है, फिर वो मेटेड वॉरहेड को मिसाइल के साथ मीट किया जाता है. सो दे इन फैक्ट हैव मोर सेफ गार्ड्स देन वी डू. राइट Right? Because they have less trust. We trust our military. We have no reason to not trust our military. They've never betrayed us. As opposed to Pakistan military, which is full of lunatics naturally at the lower level. देखिए, उनको भी कैनन फॉडर चाहिए ना. जब तक वो जिहाद में बिलीव नहीं करता है, वो अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होगा. अब हमारा मिलिट्री देश प्यार के लिए मरता है, उनका मिलिट्री पागल होने की वजह से मरता है. राइट? सो इट्स अ वेरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट. राइट. ओके, बहुत बड़ा सेगमेंट एक छूट जाता है जिसको मैं कवर करना चाहूंगा एक और एपिसोड में, विच इज डोमेस्टिक. आई हैवंट स्पोकन टू यू अबाउट इट ऑल, एंड ऑफ कोर्स देन देयर इज हिस्ट्री एंड देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट. लाइक आई सेड, देखिए, आपको डोमेस्टिक में ये पता होना चाहिए, मेरा टैग है महापनौटी. मैं बोलता हूँ कि जो भी इलेक्शन जीतेगा ना, वो इलेक्शन हार जाता है. और इसीलिए मैंने बिजनेस शुरू किया है कि मैं पार्टियों से पैसा लेता हूँ उनका पराजय प्रिडिक्ट करने के लिए, कि अगर उन्होंने मेरे को पैसा नहीं दिया, मैं उनका जीत प्रिडिक्ट करूंगा और वो इलेक्शन हार जाएंगे. दिस इज व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग. बट सिर्फ ये नहीं, सिर्फ आपकी पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस ऑफ द अपकमिंग लॉस इज नॉट व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट. मेरे को तो और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी हैं आपके बारे में, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, बट इन अनदर एपिसोड. एंड फॉर नाउ, आई मीन, आई कांट थैंक यू इनफ फॉर द टाइम यू हैव गिवन मी and for your perspectives. But thank you, I had so much fun. And for the clarity of your thought too. आपको क्लैरिटी लगा? बिकॉज मेरे को तो लगा कि अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी ऑफ इट, कि जिसमें मैं काम करता हूँ ना, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं होता. इतना हम अनसर्टेनिटी के साथ काम करते हैं. बट जैसा आपने, the way you depicted the grayness itself is appreciable. Thank you. I'm glad I brought some light to the grayness. No, it was a lot of fun. And like I said, अब आपको मैं छोड़ूंगा नहीं. अब आपको बार-बार इस शो पे आना है. Cool. और आपको बार-बार मेरे साथ डिस्कशन करनी है. Done. और हम बहुत सारी बातों पे आगे डिस्कशन करेंगे. Done. बिल्कुल. Thank you so much. Thank you so much.